हर आम से दिन खास बन जाता है जब अच्छे स्वास्थ्य का ये साथ हमें मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूँ निधि आपके साथ और आज के इस हेल्थ शो में हम बात करेंगे यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में। ये क्या है, इनसे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार जी, जो कि हैं यूनिट हेड हमारे साथ जुड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से, PGIMER से। सर, सबसे पहले डॉक्टर आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद डॉक्टर, जैसे शुरुआत में हमने बात की यूरोलॉजिकल डिजीजेस को लेकर, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम उसी पर ही बेस्ड है और आज हम उन्हीं समस्याओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, जितने भी हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि यूरोलॉजिकल डिजीजेस में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। देखिए, यूरोलॉजिकल डिजीज जो है उसमें किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है जी। किडनी की नली से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ब्लैडर जो पेशाब स्टोर करता है, यूरिन स्टोर करता है, उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है। उसके आगे प्रोस्टेट जो होती है, जो एक सेक्स ग्लैंड है, पुरुषों में पाया जाता है, उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है जी। और पेनिस जो होती है उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है। पेनिस में जो यूरिन की नली होती है उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है और हर एरिया में अपनी अपनी स्पेशल समस्या होती है, जो कि बहुत सारे होते हैं। महिला और पुरुष दोनों इन समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और आज कोशिश करेंगे कि उनको इसके बारे में जागरूक भी किया जाए और उसके समाधानों के साथ भी जोड़ा जाए। डॉक्टर, अगर शुरुआत करें तो इस, जैसे आपने बताया कि किडनी से रिलेटेड है और ब्लैडर सिस्टम भी इसके अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो टॉक्सिक पदार्थ है, जो चाहे क्लीनिंग करने की बात है, जो फ्लश आउट होता है हमारी बॉडी से, ये उसका ख्याल रखने वाले हमारे तंत्र हैं हमारे शरीर के। तो इनका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर बचपन से इसका ख्याल रखेंगे तो शायद इसके साथ अच्छे से हम जुड़ पाएंगे, या फिर कहीं इसके लिए और भी कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके खराब होने के, डैमेज होने के या प्रॉब्लम होने के। देखिए, पुरुषों में जो होती है वो केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट पदार्थ को निकालने की जो ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो सेक्स ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। फीमेल में वो थोड़ा भिन्न होता है। इसे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम कहते हैं पुरुषों में, क्योंकि प्रोस्टेट भी उसी का हिस्सा हो जाता है और पेशाब की नली जो पेनिस से गुजरती है वो भी उसका हिस्सा हो जाता है। और हर चीज अपने जीवन में आने वाली हर चीज हमारे हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। हमारे खाने का आहार, हमारे रहने का तरीका, हमारा वाटर लेने का तरीका, हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या कैसी है, ये सारे हमारे ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, सब इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपने बीच में पानी का भी बोला, तो वाटर इनटेक, स्पेशली जब गर्मियां होती है तब तो हम बहुत पानी पीते हैं, लेकिन अब जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है और कुछ ही 15-20 दिनों में या कुछ दिनों में हम मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, ठंडक देखेंगे, तो क्या इस दौरान पानी को लेकर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए पानी की इम्पोर्टेंस? पानी की जब बात आती है, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। हाँ, देखिए, सिंपल ये है कि गर्मी में पानी ज़्यादा होनी चाहिए और यदि आप एसी के रूम में बैठे हैं तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। अच्छा, ठीक है, 1.5 से 2 लीटर काफ़ी है। लेकिन कोई धूप में काम कर रहा है या कुकिंग का काम कर रहा है या सड़कों पे काम कर रहा है, जिनका पसीना ज्यादा निकलता है, तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट 5 लीटर तक भी हो सकती है। अच्छा। इसके अलावा यंग लोगों में और बुजुर्गों में पानी की रिक्वायरमेंट भिन्न हो सकती है। बुजुर्ग लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं पानी पीने से, कतराते हैं। 60-70 से ज्यादा उम्र है, यदि आप पानी बहुत ज्यादा दे दें उन्हें तो उन्हें सोडियम कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि उनकी सोडियम कम होगी, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, वो कंफ्यूजन में आ गए, दौरे पड़ने लगे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अच्छा। तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी यूरिन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो आउटडोर एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व है या घर में कितना बैठे हैं। जी, तो कितने गिलास पानी आप बुजुर्गों के लिए? गर्मी में 4 से 5 गिलास पानी, यदि वो घर में ही रहते हैं, बाहर आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ठीक है। यदि आउटडोर एक्टिविटी भी
शामिल है, वगैरह पर जाते हैं तो 10 गिलास तक पानी की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। लेकिन यही रिक्वायरमेंट जो विंटर में होती है वो कुछ गिलास पानी तक ही सीमित हो जाती है। 1 से 1.5 लीटर पानी काफी होता है विंटर में, क्योंकि हमारे जो स्वेटिंग से जो वाटर लॉस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और हमारी जो यूरिन जो है, यदि 900 ml यूरिन पास होती है और 300-400 ml यूरिन स्किन से या आप सांस लेते हो उससे निकलती है, तो 1.5 लीटर वाटर इनटेक सफिशिएंट होता है। खासकर इसके अलावा आपको देखना होता है कि उनकी दिल की कंडीशन कैसी है, उनकी किडनी की कंडीशन कैसी है। इस सभी के अनुसार वाटर की रिक्वायरमेंट भिन्न हो सकती है। एक ही एज ग्रुप में, एक ही सेक्स ग्रुप में यदि उनके साथ किडनी की समस्या है या और भी कोई समस्या है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट, जैसे हार्ट फेलियर की समस्या है, ज्यादा वाटर लेंगे तो हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट की समस्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से टाइम पे कंसल्ट करें, क्योंकि यही वो एक्सपर्ट हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमें अपने खान पान में, इनफैक्ट अपनी वाटर कंजम्पशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। डॉक्टर संतोष, जब स्पेशली आपने मेंशन किया, जब हम यूरिनरी डिजीज़ के बारे में बात करें तो साफ स्वच्छता बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, कभी कहते हैं कि वो क्लीन वॉशरूम्स इस्तेमाल नहीं किए या फिर उनका हाइजीन लेवल सही नहीं है, तो उसको लेकर के आप अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे? हाइजीन से लोकल हाइजीन भी इम्पोर्टेंट है, बाथ टॉयलेट का भी हाइजीन इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जैसे कि फीमेल को यूटीआई ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी यूरिन की जो पेशाब के यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, पेशाब की नली छोटी होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है। पुरुषों के में 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। तो पुरुषों में यूजुअली इन्फेक्शन कम होती है, फीमेल में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। साथ ही साथ उम्र बढ़ती जाती है, 50-60 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो पुरुषों में भी इन्फेक्शन होने लगती है और महिलाओं में भी इन्फेक्शन होने लगती है। जिनकी मेंसेज बंद हो जाती है उसमें इन्फेक्शन का चांस फिर बढ़ने लगता है, क्योंकि जब तक हार्मोन्स एक्टिव होते हैं फीमेल में, तो उनके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो एसिड इन्वायरमेंट बना के रखता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। तो एल्डरली फीमेल में भी इन्फेक्शन की चांस बढ़ने लगती है। प्रोस्टेट जब बढ़ता है उसमें प्रोस्टेट सिंपल होता है, दूसरा कैंसरस प्रोस्टेट होता है। तो पेशाब में रास्ते में रुकावट होती है और पेशाब पूरी तरह खाली नहीं होता है, तो इन्फेक्शन होता है। तो कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर का प्रेजेंटेशन ही यूटीआई होता है। अच्छा, कि यूरिन की इन्फेक्शन हुई, उन्होंने जांच कराया, पीएसए बढ़ी हुई आई, अल्ट्रासाउंड कराया, प्रोस्टेट बढ़ी हुई आई, फिर फर्दर जांच हुआ तो पता चला कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर है। जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशाब के इन्फेक्शन के सिम्टम्स चाहे वो पुरुषों में हो या महिलाओं में हो, पेशाब में जलन आना, बार बार पेशाब आना, पेशाब कभी निकल जाना और कभी कभी पेशाब में खून भी आना या बदबू आना, ये सिम्टम्स हो सकती है। और अर्जेंसी आना, कभी भाग के पेशाब करने जाना, ये सिम्टम्स इन्फेक्शन में हो सकती है। लेकिन ये सिम्टम्स अनडिजीज में भी हो सकते हैं और तरह की बीमारियों में भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। यानी कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स हम कभी भी नोटिस करें तो हम डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर संतोष, हमारे साथ कुछ वीडियो बाइट्स जुड़ गई हैं जो कि कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं, उनके साथ हम आपको जोड़ना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। अगर रात्रि में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है तो क्या इसका संबंध भी किडनी की बीमारी से है? डॉक्टर साहब, अगर ब्लड शुगर और यूरिक एसिड नॉर्मल है और क्रेटिनिन 1.5 है तो किडनी कहाँ तक काम कर रही है, वो सही है या नहीं सही, उसके बारे में बताइए कुछ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को रात को जब मैं सोता हूँ उसके बाद मेरे को काफ़ी बार बाथरूम जाना पड़ता है और मैं कई बार तो बार बार जाने से बहुत परेशान हो जाता हूँ और बाथरूम करने में टाइम भी बहुत लगता है। तो मेरे को ऐसी कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे मेरे को छुटकारा मिले इस चीज़ के लिए?
नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आम तौर पे जैसे फ़िज़िकल मूवमेंट या फ़िज़िकल वर्क जो अगर हमारा कम है तो एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए? पानी के टॉपिक को तो आपने अभी इसमें कवर किया है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी मैं बात करूंगा कि रात में बार बार पेशाब बार करना। जाना पड़ता है। रात में बार बार पेशाब करने की वजह डिफरेंट हो सकती है। एक तो आपने दिन भर पानी नहीं पिया, रात को घर आए, रात को खाना खाए, पानी ज़्यादा पिए, ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से यूरिन खाली नहीं हो रही है, और रात में जब आप सोते हैं तो बॉडी का जो फ्लूइड होता है, वाटर होता है, वो वापस हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप करती है किडनी में जाने के लिए, और यूरिन ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जिनका दिन में एक्टिविटी चलने की है, खड़ा रहने की है, और बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं, तो बॉडी में जो फ्लूइड होता है लोअर पार्ट में चली जाती है। रात में जब सोते हैं तो वापस आती है, और हार्ट उसको पंप करती है, तो यूरिन ज्यादा आता है नाइट में। जिनकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, ये सिंपल प्रोस्टेट है जिसे बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट कहते हैं। दूसरा होता है कैंसरस प्रोस्टेट। दोनों में ये सिम्टम्स आ सकती है कि रात को बार बार पेशाब आए। इसलिए ऐसे लोगों को पीएसए जरूर कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रोस्टेट की साइज कितनी है जी, और पेशाब कितनी रुक जाती है, बच जाती, पेशाब करने के बाद कितनी पेशाब बच जाती है, जिसे पोस्ट वॉइड रेजिड्यू कहते हैं, वो कितनी है। प्रोस्टेट का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो ब्लैडर के अंदर तो नहीं घुस रहा है। जब वो ब्लैडर के अंदर घुसता है तो ब्लैडर को इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से ही पेशाब बार बार होती है। तो इसलिए उन्हें देखना चाहिए, और ऐसे लोगों को टेस्ट तो करानी ही चाहिए, लेकिन एक जनरल एडवाइस है कि यदि रात में यूरिन बार बार आती है तो शाम में खाना जल्दी खा ले, पानी ज़्यादा जल्दी पी ले, और 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद पानी न ले। इनफैक्ट जो रात को दूध पीते हैं उनको वो भी इसी से रिलेटेड। हाँ, रात को दूध पीना है तो 6-7 बजे आप पी लें। रात में 10 बजे आप दूध पियेंगे, या रात को 10 बजे सूप पियेंगे, रात को 10 बजे बियर पियेंगे, लिक्विड इनटेक होगा आपका, लिकर लेंगे रात को 10 बजे, तो रात में बार बार पेशाब आएगी। लेकिन ये जरूर टेस्ट करना है कि यूरिन की टेस्ट जरूर करनी है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन भी तो नहीं है। कभी कभी कैंसर, ब्लैडर कैंसर का भी सिम्टम्स ये होता है कि बार बार पेशाब आना। तो एक सिम्टम्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो इन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दूसरी बात जो आई कि पेशाब की धार बहुत पतली होती है, इसके कारण बार बार पेशाब आती है। तो पेशाब की नली में सिकुड़न जो होती है, जिसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, जब पेशाब की रास्ता बहुत संकरा है तो यूरिन खाली नहीं हुई, थोड़ी सी यूरिन निकली, थोड़ी देर के बाद फिर पेशाब का थैला भर गया, फिर पेशाब करने गए, उसमें थोड़ी सी यूरिन निकली, फिर ज़्यादा पेशाब ब्लैडर के अंदर ही रह गया। तो बार बार पेशाब तो हो रही है लेकिन थैला खाली नहीं हो रहा है, और कभी कभी पेशाब का थैला जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे पेशाब निकल भी जाती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन जो था, हमारी डायबिटीज ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक है, डायबिटीज ठीक है, फिर भी क्रिएटिनिन 1.5 क्यों है? तो क्रिएटिनिन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, केवल ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज ही नहीं होते हैं। तो उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है कि क्या वजह है जो कि हमारी क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है। जी, तो डॉक्टर इसमें क्या कोई एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है? क्या कुछ यंगस्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या जो सीनियर्स हैं उन्हीं कोई प्रॉब्लम ज्यादा होती है? कभी कभी यंगस्टर को भी प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड में कभी कभी इन्फेक्शन होती है, उसके कारण, इन्फ्लामेशन के कारण हमेशा अर्ज महसूस होगा कि मुझे पेशाब करने जाना है। कभी कभी यंग पेशेंट में ब्लैडर का ट्यूबरकुलोसिस होता है, ब्लैडर में सूजन हो जाती है, उसके कारण बार बार पेशाब आती है। कभी कभी पेशाब के थैले में स्टोन बनने के कारण बार बार पेशाब आ सकती है। कभी कभी डायबिटीज के कारण बार बार पेशाब आ सकती है। ब्लड शुगर ज़्यादा है तो ब्लड शुगर जब निकलती है यूरिन में तो साथ साथ वाटर भी निकालती है, तो उसमें भी यूरिन बार बार आती है। तो बार बार यूरिन आने की वजह डिफरेंट होती है। साथ साथ
एल्डरली फीमेल में या एल्डरली मेल में पार्किंसन डिजीज होता है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है, जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो पेशाब की थैली जो है वो भी अनस्टेबल हो गई, थोड़ी सी सेंसेशन हुआ, पेशाब करने का दिल करता है और पेशाब कभी कभी निकल भी जाती है। तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो इससे भी रिलेटेड हैं। एज फैक्टर कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता, तो इसलिए हमें हर चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करने का जरूरत है। डॉक्टर संतोष, हमारे साथ कुछ और बाइट्स भी जुड़ गए हैं और हम जानना चाहते हैं वीडियो बाइट्स के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप हमारे इस एक्सपीरियंस से उठे प्रश्न को भी आप एक आंसर देंगे। पिछले वीक में डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे हमने 3 पैथ लैब से अपनी RFT टेस्ट करवाई। तीनों की फाइंडिंग बिल्कुल अलग अलग। एक की क्रेटिनाइन लेवल 0.92, दूसरे की क्रेटिनाइन लेवल 1.38 और तीसरे की क्रेटिनाइन लेवल 1.48। तो इतनी वेरी क्यों? जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट की तो डॉक्टर ने कहा कि अलग अलग पैथ लैबों की पैरामीटर अलग होता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिएटिनिन यदि नॉर्मल है, जैसे कि 1.2 के नीचे है, किसी की 0.8 आई, किसी की 0.9 आई, किसी की 0.8 आई या 0.9 आई या 0.6 आई, तो बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। लेकिन यदि एक क्रिएटिनिन लेवल 1.5 आ रही है, दूसरी क्रिएटिनिन लेवल 1 आ रही है, 1.5 एबनॉर्मल है, तो इसे जरूर कंफर्म करना है किसी अच्छे लैब से कि रियली ये क्रिएटिन बढ़ी हुई है। यदि क्रिएटिन बढ़ी हुई है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो 3 लैब में एक टेस्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। यदि नॉर्मल लेवल में है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लैब टेस्ट नॉर्मल दे रहा है, दूसरा लैब एबनॉर्मल टेस्ट का रिजल्ट दे रहा है, तो फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि वजह क्या है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसका ख्याल हमें भी रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम भी इस प्रोसेस में थोड़ा सा और डीपली जुड़ सकते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने बीच में हम प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे थे, तो उसी को मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी, कंटिन्यू रखना चाहूँगी। उसके क्या क्या सिम्टम्स के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात की कि नॉर्मल प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स लगभग सेम हो भी सकते हैं, और इसके इलाज को लेकर कि कितने चांसेस हैं इसके इलाज को? प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो पुरुषों में होता है। इसकी दिक्कत 50 साल के ऊपर के ही पुरुषों में होती है। ओके। और प्रोस्टेट की कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होती है, लेकिन पता चलता है कि इन्हें प्रोस्टेट कैंसर। टेस्ट कराने गए, PSA बढ़ी हुई आई, PSA 50 है, 100 है, कभी कभी 1000 में आ जाती है, लेकिन सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि लोगों का प्रेजेंटेशन इतना वैरी करता है ना कि लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी ये प्रॉब्लम है, और जब रिजल्ट आती है और डायग्नोसिस होती है तो उनके पैर की जमीन खिसक जाती है। यूजुअल जो सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, वो सिम्टम्स सेम सिम्टम्स है। पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब पूरी तरह खाली नहीं होना, कभी पेशाब में खून आ जाना, कभी पेशाब निकल जाना, रात में बार बार पेशाब आना। लेकिन जब एडवांस, और कभी कभी पेशाब रुक जाना, और कभी प्रोस्टेट की सर्जरी कराया, पेशाब रुक गई, प्रोस्टेट की सर्जरी कराया तो पाया गया कि बायोप्सी में प्रोस्टेट कैंसर है। इसलिए प्रोस्टेट की सर्जरी से पहले PSA जरूर करानी चाहिए, कंफर्म जरूर करनी चाहिए। इवन प्रोस्टेट की मेडिसिन लेने से पहले PSA जरूर करनी चाहिए। जब एडवांस डिजीज होती है तो ये कैंसर रीढ़ की हड्डी में चले जाते हैं, और कुछ पुरुषों में रीढ़ की हड्डी में ही दर्द होना एक प्रेजेंटेशन हो सकता है। साथ साथ पैरों में सूजन, पूरी पैर इतनी सूज जाएंगे क्योंकि जो खून जो लौटती है वापस वो ब्लॉक हो जाती है, या लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो लौटते हैं, वो लिम्फ ग्लैंड में कैंसर जाने की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। तो पैरों में सूजन भी होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द भी होती है, ये सारे प्रेजेंटेशन होते हैं जी। तो अगर ऐसे किसी सिम्टम्स को आप फेस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम
टाइम के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें ताकि इसके समाधान के साथ हम जोड़ सकें। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में बात करें। डॉक्टर, इससे जुड़ी हुई समस्या है किडनी की समस्या भी, अगर हम यूरोलॉजिकल डिजीजेस इसका की बात यदि करें। इलाज पे कुछ डिस्कस हाँ, करना है, इसके इलाज पर भी हम बात करना चाहेंगे जी। तो कुछ टेस्ट है, जैसे पीएसए टेस्ट करें और पेट स्कैन करके, एक स्पेशल पेट स्कैन होती है पीएसएमए पेट स्कैन जी। और बायोप्सी के द्वारा इसे कंफर्म किया जाता है ये कैंसर प्रोस्टेट कैंसर है। और यदि प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म हो गया तो पेट स्कैन से ये देखते हैं कि ये कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है या फैली हुई है। ओके। यदि प्रोस्टेट के अंदर है तो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा इस कैंसर को पूरी तरह निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ, यदि कैंसर फैली हुई है तो फिर हम मेडिसिन देते हैं। 2-3 तरह की मेडिसिन चलती है। फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर की जो मेडिसिन होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। अच्छा। इसलिए अर्ली डिटेक्ट होके सर्जरी करके आपने निकाल दिया तो निश्चिंत हो गए। जी। यदि कैंसर फैली हुई है तो कुछ दिनों के इलाज से काम नहीं होगा। प्रोलॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी जब पड़ेगी। तक जीवित है तब तक मेडिसिन चलती रहेगी। और मेडिसिन में इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, एंटी एंड्रोजन्स होते हैं और तरह तरह के होते हैं और कुछ कुछ कीमोथेरेपी भी होती है। अच्छा। तो इस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है इसमें। जी डॉक्टर, आपने सिम्टम से लेकर इसकी ट्रीटमेंट तक के बारे में बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया और बहुत ज़रूरी है हमारा कि हम जागरूक रहें। अब जैसे कि एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, मैंने जैसे आपको पूछा कि यूरोलॉजिकल डिजीजेस में किडनी से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं होती हैं और किडनी स्टोन को सबसे ज़्यादा फेस किया जाता है। आमूमन हो गया है, ये घरों में या दोस्तों में बात होती है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? शुरुआत से अगर हम ख्याल रखें तो क्या किडनी स्टोन्स को हम रोक सकते हैं या ये हेरिडिटी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? किडनी स्टोन्स के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर जैसे आपने बोला कि हेरिडिटरी फैक्टर भी होते हैं। अच्छा। कुछ लोगों में कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है, कुछ लोगों में यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कुछ लोगों में ऑक्जेलेट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ओके। ये जो स्टोन बनते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड स्टोन्स या फॉस्फेट स्टोन्स या इन्फेक्शन की वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो तरह तरह के स्टोन्स बनते हैं और हर स्टोन्स बनने का डिफरेंट कारण होता है। डिहाइड्रेशन होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। गैस्ट्रिक भी होना एक कारण है इसका? गैस्ट्रिक होना नहीं, यदि किसी की आंतें निकली हुई है, टर्मिनल इंटेस्टाइन कोई सर्जरी हुई है तो उसमें स्टोन बनने के चांस ज्यादा होते हैं। जी। खासकर खान पान भी इस पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग काजू बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, कुछ लोग डेली पालक लेते हैं खाने में, डेली पनीर लेते हैं और पंजाब में तो लीटर 2 लीटर दूध पीना आम बात है। ठीक है। और नॉनवेज भी इसमें इंक्लूडिंग है? नॉन वेज भी स्टोन का कारण होता है क्योंकि नॉन वेज खाना खाने से उसमें कैल्शियम होते हैं एक। हाँ। दूसरा जो मसल प्रोटीन होता है उससे यूरिक एसिड बनता है, तो यूरिक एसिड स्टोन बनाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो नॉन वेज जो फूड्स होते हैं एसिड मीडिया बनाता है बॉडी में, जिसमें कैल्शियम स्टोन एंड यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। जी। तो खान पान एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है कि पानी पीना कम होना। यदि आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, योग, ये सारे चीज करते हैं जहाँ पसीना ज्यादा निकल रहा है, हाँ, तो आपको पानी की मात्रा कम से कम, यूरिन इतनी बननी चाहिए कि आपके सारे जो सॉल्यूट्स बॉडी में हैं जिससे क्रिस्टल बनते हैं और स्टोन बनते हैं वो बाहर निकल जाए। डॉक्टर, कुछ ऐसा अगर आम इंसान नोटिस करना चाहे तो एक दिन में कितनी बार वो यूरिन पास करेगा? यदि किसी को स्टोन बनने की प्रॉब्लम है तो वो देखे कि उसकी यूरिन की जो प्रोडक्शन है 2 से 2.5 लीटर एक दिन में हो। तो आपको पानी की मात्रा डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कितनी पानी पीनी है यूरिन की मात्रा में। यदि आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं, आपकी यूरिन की मात्रा 500 ml या 1 लीटर ही है, तो स्टोन बनने से आप नहीं रोक पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको पानी पीने की मात्रा बढ़ानी होगी, 3 लीटर 4 लीटर करनी होगी। लेकिन
जिसको स्टोन की दिक्कत नहीं है वो 4 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका ये कुछ अनुपात रहना चाहिए, है ना। अब डॉक्टर जैसे आपने बताया कि ये तो इसके कारक हैं कि इन वजह से स्टोन्स बढ़ते हैं, तो इसके इलाज क्या है? देखिए, क्योंकि इलाज मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को ये बताएं, क्योंकि लोग बहुत से अलग अलग तरीके के डॉक्टर से एडवाइस ना लेकर इलाजों की तरफ चले जाते हैं और उसकी वजह से सोशल मीडिया से गूगल करके बहुत अलग अलग तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि दूरदर्शन ये माध्यम बने ताकि आप ये देखिए फैक्ट के साथ जोड़ें। ये छोटे मोटे स्टोन्स जो होते हैं 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, इवन 7 मिलीमीटर तक के स्टोन्स होते हैं, जी। जो 85% केसेज में खुद निकल जाते हैं। अच्छा, तो जो भी ये कहते हैं कि मैं दवा के द्वारा स्टोन निकाल देता हूँ या होम्योपैथिक या आयुर्वेद के द्वारा स्टोन निकाल देता हूँ, तो वो वही स्टोन्स होते हैं जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन्स है तो केवल यूरिक एसिड स्टोन्स ऐसा होता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से उसके साइज छोटे होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी वो यूरिक एसिड स्टोन बनता है एसिड मीडियम में, तो हमें यूरिन को एल्कनाइन करना पड़ता है कि वो डिजोल्व हो जाए। ओके, उसमें भी पीएच मॉनिटर करना पड़ता है। तो ऐसे आप ब्लाइंडली कह दे कि ये दवा खा लो स्टोन निकल जाएगी, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेद, बहुत सारे होम्योपैथ वाले भी ये कहते हैं और कभी कभी ये कहते हैं कि किडनी फेल्योर है, इंड स्टेज रेनल फेल्योर है, CRF हो गया, किडनी फेल हो गई, उसकी किडनी सिकुड़ गई। और बहुत लोग क्लेम करते हैं कि वो बिना डायलिसिस का, बिना कुछ किए हुए किडनी ठीक कर देंगे जी। और इससे बहुत किडनी के मरीज की डेथ भी होती है। अच्छा, इसलिए उन्हें देखना चाहिए, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट से जरूर राय लेनी चाहिए और जो ट्रीटमेंट जरूरत के अनुसार हो वो लेनी चाहिए। सिंपल एडवर्टीजमेंट पे नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर, समस्याएं इससे जुड़ी बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे और हमारे साथ वीडियो बाइट्स में बहुत सारे सवाल जुड़े जिनके आपने जवाब भी दिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये जो डिस्कशन है वो आगे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी समस्या समय की है और हम चाहते हैं कि हम इस डिस्कशन को एक अनदर प्रोग्राम में आगे जोड़ें। मैं निधि हूं आपके साथ और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ हमारे सैटेलाइट चैनल DD चंडीगढ़, DD हरियाणा, DD पंजाब के साथ जुड़ेंगे और हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ेंगे। और आज हमारे साथ PGIMER से प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार जी जुड़े। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।